हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 1 के 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों समाप्त कर चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों आज आपके 8-8 नंबर वाले प्रश्न चलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यानी ये क्वेश्चंस जो मैं आज कराऊंगा ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अनसॉल्व्ड पेपर की सारी वीडियो जितनी भी मैंने आपको वीडियो नंबर 1 से लेके अभी तक जितनी प्रोवाइड की हैं बच्चों, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप शुरू से पूरे सेट को देखिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी भी टाइम है, आप लोग शुरू से वीडियोज को देखिए, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर करना बेहद जरूरी है। आपको इसका मैं महत्व बता सकता हूँ बच्चों कि मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 8-9 साल से मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो नहीं बट ऑफलाइन कर रहा था। तो बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर में क्या होता है बच्चों, पूरा का पूरा पेपर वहीं से फंसता है। हम हर साल अनसॉल्व्ड पेपर कराते हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है। और बच्चों के जो नंबर है वो 90 प्लस नंबर ही हमेशा आते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग भी इस अनसॉल्व्ड को पूरा कीजिए। एक एक क्वेश्चन बस अब आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो आपको फॉर्मूले पर डे याद करने हैं। देखिए फॉर्मूले के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, सर चैप्टर वाइज फॉर्मूले दे दीजिए। देखिए मैं दे दूंगा। अब ऐसा नहीं कि आपने कमेंट कर दिया और मैं तुरंत दे दूं। देखिए सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और भी कई सारे काम होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। मैं खुद आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कर ही दूंगा 1-2 दिन में। चैप्टर वाइज वीडियोस में देने वाला हूँ फॉर्मूलों की, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। लेकिन तब आप जरूर यार लिख लीजिएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा था फॉर्मूलों को लिख लीजिए, लेकिन आपने नहीं सुना। लेकिन अब मैं दूं तो अब आप जरूर उनको लिख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज, और उनको डेली याद कीजिए, ठीक है। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने आपको प्रोवाइड की है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं समझते वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया ना तो ये समझ लीजिएगा आपने 2 या 3 साल के सेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्योंकि वो जो सीरीज है वो आपके अनसॉल्व्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, मॉडल पेपर और NCERT, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, अजय अग्रवाल, इतनी कई चीज़ों से सेलेक्ट किया गया बच्चों वो जो है निचोड़ है। तो आपको वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हैं और सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको सीरीज करना बेहद जरूरी है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं, सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक है। तो उसको जाके आप पहले जरूर कीजिए, वो जरूर बहुत जरूरी है। और साइड में आप अनसॉल्व्ड को भी जरूर कीजिए। ये दोनों चीज़ अगर आप अच्छे से कर गए ना तो नंबर मैं बता रहा हूँ शायद आप 95 प्लस ही लेकर आएंगे और लोग कोई नहीं रोक सकता है। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, ज़्यादा खास तैयारी नहीं है, तो यार उनके 80 प्लस आराम से नंबर आ जाएंगे मैथ में। लेकिन यार मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपके पास टाइम है, कुछ दिन और बढ़ गए हैं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आराम से अब फरमाने लग जाओगे यार अभी तो डेट बढ़ गई। आप समझिए कि हमारे एग्जाम उसी डेट से हैं। जब आप वहाँ तक तैयारी कर लो तो जो बचे हुए दिन होंगे उसमें जो चीज़ तुम्हारी रह गई हो या वीक्स हो, एक बार उनको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो तैयारी यार बहुत अच्छे से कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट सूचना बच्चों, 1 अप्रैल आने ही वाली है। हम लोग 2022 का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्लास 10th के लिए और 12th के लिए, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम आपको पूरे नोट्स देने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों यहाँ से मैथ का, ठीक है। और मैथ में आपको 95 प्लस दिला के रहेंगे, ठीक है बच्चों। इस साल मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस बैच स्टार्ट करने की देरी है। और बैच जो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने 9th और 11th में कोई ज़्यादा खास मेहनत नहीं की है तब भी आपको मैथ इतना बेहतरीन, इतना सुपर समझ में आने वाला है कि आप लोग अपने अंदर, जब आप हमसे मैथ पढ़ेंगे ना तो आप अपने अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर ही कुछ चेंज देख लोगे मैथ के अंदर कि यस हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं मैथ के अंदर। 1 महीने में ही आपको चेंज नजर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी हम 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड होंगी डेली रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। टाइम एक फिक्स हम कर देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो है पूरे मैथ के नोट्स, मॉडल पेपर और जितना भी स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ से होगा सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए बच्चों आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए हमने बहुत न्यूनतम फीस रखी है बच्चों। क्लास 12th के लिए 400 रुपये पूरे साल की फीस और क्लास 10th के लिए 300 रुपये पूरे साल की फीस। इतने कम रुपए में आपको पूरे साल पढ़ाया जाने वाला है
और आपको 95+ नंबर हम दिला के रहेंगे मैथ में बच्चों, ठीक है। और बच्चों 1 अप्रैल तक अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इट मीन्स आपको 360 ही पे करना पड़ेगा और 10th वाला के लिए 270 पे करना पड़ेगा अगर आप 1 अप्रैल तक ज्वाइन कर लेते हैं तो। अदरवाइज उसके बाद आपको हो सकता है उससे ज़्यादा पे करना पड़े, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जितने छोटे भाई बहन आस पड़ोस या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे हैं उनके प्लीज़ यार शेयर कीजिएगा, ओके बच्चों। चलिए, तो आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। तो हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे वो 6 पार्ट तक कंप्लीट करा दिए थे, यानी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन अब आपके समाप्त हो गए, ठीक है। चलिए, तो अब आएंगे आपके 7वां खंड और इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है 8-8 नंबर के, ठीक है। और इसमें बच्चों आपको चॉइस भी मिलती है, यानी कि आपको एक खंड हल करना है, यानी 2 प्रश्न दिए होंगे 8-8 नंबर के, उसमें से आपको एक करना है। फिर आगे आओ, एक और खंड है उसमें भी 8-8 नंबर के हैं, वहाँ भी 2 प्रश्न दिए हैं, एक करना है, ठीक है। 16 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। भाई ये आव्यूह विधि से सॉल्व करने वाला सवाल कई बार आया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो चलिए, तो क्वेश्चन है आपका बच्चों 7th का फर्स्ट। हमें यहाँ पर आव्यूह विधि से हल करना है, समीकरण दे रखी हैं। समीकरण क्या है देखिए, 3x + y + 2z, 3x + y + 2z = 3, एक -2x + 3y + z = 3, दूसरा। और तीसरी है x + 2y, x + 2y + z = 4, ये तीसरा। 3 यहाँ पर हमें दे रखे हैं और आव्यूह विधि से हमें सॉल्व करना है। किससे? आव्यूह विधि से। तो मैंने आपको ये सवाल पहले भी कराया है, जब भी इस टाइप की 3 समीकरण आपको दे रखी हो और आव्यूह विधि से सॉल्व कराए तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें सबसे पहले ज्ञात करनी है। एक तो यहाँ पे आव्यूह बनाना है आपको 3/3 का, क्योंकि इसमें 3 चर राशियाँ आ रही हैं और 3 समीकरण हमें दे रखी हैं। दूसरा, एक हमें यहाँ से b का मान निकालना है, एक b बराबर आव्यूह बनाना है, एक यहाँ से x का मान निकालना है, x बराबर भी एक आव्यूह बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना a बराबर एक आव्यूह बनाएंगे। कैसे? x के गुणांक, यहाँ भी x का गुणांक, यहाँ भी x का गुणांक, यहाँ भी x का गुणांक, तो यह 1 है। तो 3 - 2 1, 3 - 2 1। y का गुणांक यहाँ 1 है या 3 है या 2 है, 1 3 2। z का गुणांक 2 1 1, 2 1 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से अब b बराबर बनाइए आप। b में क्या आएगा, b में जो वैल्यू बराबर में दे रखी होती है ना उनको लिखते हैं, उनसे मिलके बनता है आव्यूह। b बराबर किन से मिलके बनता है? जो वैल्यू बराबर में है। 3 3 4, तो 3 3 4, ठीक है। और x बराबर एक आव्यूह बनाते हैं, वो कहाँ से बनता है? इन समीकरणों में कितनी चर राशियां आ रही हैं? 3 आ रही हैं, x y z, उन तीनों से मिलके एक आव्यूह बनेगा, वो होगा x बराबर, यानी x y z। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। एक आव्यूह हमने a बराबर बनाया x y z के गुणांकों से मिलाकर, एक आव्यूह हमने b बराबर बनाया जो बराबर में वैल्यू दे रखी है उनसे मिलाकर, एक आव्यूह हमने x बराबर बनाया, इसमें जितनी चर राशि आ रही है वो। सीधे क्लियर, सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर में, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, आव्यूह विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। आव्यूह विधि, तो आव्यूह विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू a इनवर्स b हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? देखिए हमें x चाहिए, हमारे पास है, a इनवर्स चाहिए, हमें निकालना पड़ेगा, b चाहिए, b हमारे पास है, यानी x भी है और b भी है, सिर्फ a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 निकालने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, और क्या चाहिए? सारणिक a चाहिए, बिकॉज a इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं पहले। तो वो कैसे निकालते हैं, इसका प्रसार करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए, इसका प्रसार कीजिए प्लस माइनस प्लस, तो +3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया, इसका इसमें इसका इसमें, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, फिर माइनस के 1, फिर फर्स्ट रो गया, सेकंड कॉलम छुपा लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें -2 और -1 का 1 में 1। ठीक है, एंड +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 का -2 में करेंगे -4 -1 3 जा 3। सॉल्व आउट कर लेते हैं जरा, तो ये तो बचा यहाँ पे 1 1 का 3 में करेंगे 3, यहाँ -3 का -1 में करेंगे +3, और यहाँ 4 और 3 -7 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -14। इट मीन्स दैट कि सारणिक ए की जो वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 6, -14 में से +6 गए तो बचे -8, इसकी वैल्यू आ गई इतनी भाई। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझिए। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका। 3 3 बाई 3 का, तो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा दो। और क्यों आता है प्लस माइनस, आपको मैंने समझा दिया है पहले ही। 1 1 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, और एक और एक को जोड़ के 2 आएगा, सम संख्या आए तो प्लस, और जोड़ के विषम संख्या आए तो माइनस आता है। ठीक है, तो 3 बाई 3 का हो तो प्लस से स्टार्ट करो, और 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके लिखते जाओ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यही बताया था, अब हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13, तो ये शुरू के 3, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ना, यही आएगी शुरू के 3 में, वरना आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए 3 - 2 आएगा, 3 - 2 आएगा, यहाँ पे -2 -1 आएगा, -2 -1 आता है, और ये -4 -3 आता है, -4 -3 आता है। अब 2 1 पे आ जाओ सीधे। 2 1 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 1 में 1 और 2 2 जा 4, तो 1 - 4। ठीक है, फिर 2 2 दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 3 का 1 में 3, 1 का 2 में 2, 3 - 2। ठीक है, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 6 - 1। तीसरी रो पहला कॉलम, इट मीन्स तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1 का 1 में 1 और 3 2 जा 6, इट मीन्स कि 1 - 6। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका इसमें और इसका इसमें, 3 1 जा 3 और -2 का 2 में करेंगे -4, तो 3 1 जा 3 और -2 का करेंगे हम किसमें, कौन सा है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, यस। 3 1 जा 3 और -2 का 2 में करेंगे -4, और एक माइनस पहले से आ रहा है तो +4। अब 3 3 तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 3 जा 9 और -2 का 1 में करेंगे -2, 9 और -2 और एक माइनस पहले से तो +2। इस तरीके से यही आपको बस ये काम थोड़ा समझदारी से करना है, बिकॉज हमसे जो मिस्टेक्स होती है ना वो ज़्यादातर यही होती हैं। तो आपसे एक मिस्टेक हो गई तो यार सवाल को चेक करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो कोशिश करिए आप लोग करने में, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लेना, बट मिस्टेक ना हो, बेहतर रहेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे आते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे -3 और एक माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा लेकिन एक माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 आएगा, यहाँ 6 में से बन जाएगा +5 लेकिन माइनस की वजह से -5, यहाँ -5 आएगा, यहाँ 7 लेकिन माइनस है तो -7 हो जाएगा, यहाँ 9 और 2 11 हो जाएगा।
अब ये पहले 3 जो होते हैं ये पहला कॉलम होते हैं C1, ये दूसरे 3 दूसरा कॉलम, ये तीसरे 3 तीसरा कॉलम होते हैं। अब इनसे मिलके यहाँ से एक नया आप व्यू बनाएंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकालने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से एक नया आप व्यू बना दो भाई। पहला कॉलम क्या है 1 3 - 7, 1 3 - 7। दूसरा कॉलम क्या है 3 1 - 5। तीसरा कॉलम क्या है -5 - 7 और 11। ठीक है, ये तीसरा कॉलम है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, सारणिक ए आ गया। ए इनवर्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये टोटल है, यहाँ पे लगा दीजिए 1 3 - 5 3 1 - 7 -7 -5 और 11 और डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है -8। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं, इसे आगे लिख दीजिए -1/8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड के मान, बिकॉज इनको हमें हल करना है। हल करने का मीन्स है कि जो वेरिएबल उसमें आ रहे हैं इक्वेशंस में उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उनको निकालने के लिए अब देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्स है, बी है, ए इनवर्स नहीं था लेकिन वो भी हमने अब निकाल लिया है। तो अब तीनों वैल्यूज को यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा प्यारे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, इसी को हटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, जरूरत तो है नहीं इनकी। ओहो, इनकी जरूरत पड़ती है अभी हमें, चलो वो हम उस अनसॉर्ट से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां हम लिखेंगे व्यू विधि से। तो क्या होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की जगह क्या आएगा, चलो बाद में लगा लेंगे, x को तभी x ही रहने दो। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही -1/8 1 3 - 5 1 3 - 5 3 1 - 7 3 1 - 7 और उसके बाद -7 -5 और उसके बाद है 11। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए इनवर्स की। अब बी की बात करेंगे तो बी में क्या था, जो वैल्यू बराबर में दे रखी थी वो बी बराबर था ना इसमें है 3 3 4। यस, बी की वैल्यू थी 3 3 4। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1/8। यहां पर देखिए इनका मल्टीप्लाई होगा रो का कॉलम में, तो इसका पहले इसमें करेंगे आप। तो 1 का 3 में 3 और 3 का 3 में 9 -5 का करेंगे 4 में -20। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो फर्स्ट रो का तो कॉलम में हो गया, अब सेकंड का कीजिए आप। तो 3 का 3 में करेंगे 9, 1 का 3 में करेंगे 3, -7 का 4 में करेंगे -28। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो का कॉलम में कीजिए। तो -7 का 3 में करेंगे -7 3 जा 21, -5 का 3 में करेंगे -15, 11 का 4 में करेंगे +44। ठीक है, इस तरीके से ये पहले का इसमें, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तीनों का गुणा कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए x इज इक्वल टू -1/8। यहाँ देखिए 9 और 3 12 और -20 में से 12 गए तो -8 बचे। 9 और 3 12, 28 में से 12 घटाएंगे तो -16 बचे। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया ये -15 और ये -16 और 20 -36 और यहाँ +44, तो +8 बचे। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए आप, -1/8 से इसमें कर दीजिए गुणा, यानी इससे भाग दे दो 8 से, -8 से एक तरीके से। और x की जगह x की वैल्यू लगाओ,
x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, x y z, और माइनस माइनस प्लस, और 8 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, 8 एकम 8, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, माइनस प्लस माइनस और 8 एकम 8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दोनों अवयव आपस में कैसी हैं, बराबर, और इनके क्रम समान है। ध्यान समझिएगा, जब दो अवयव आपस में बराबर हों और उनके क्रम समान हों तो दोनों अवयवों के संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। देखिए ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं और इनके क्रम समान है, ये भी 3 गुणा 1 का है और ये भी 3 गुणा 1 का है। तो जब दो अवयव आपस में बराबर हों और क्रम समान हो तो संगत अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना आप करेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन 8 नंबर का भी तो था यार। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए बहुत अच्छे से। अभी जो अगला सवाल है ना, अगला सवाल वो आपको खुद करना है, क्योंकि उस सवाल को मैं इसी सवाल के अंदर करा चुका हूँ। अगले सवाल में हमें एक अवयव दे रखा है और a इनवर्स ज्ञात करवाया है। तो इस सवाल में भी तो हमने a इनवर्स निकाला था। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अवयव बनाया था, यहाँ हमें अवयव पहले से ही दे रखा है और a इनवर्स निकालना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कराया था। देखिए यहाँ पे साइड में आपको समझा देता हूँ, आपको a बराबर ये आपको दे रखा है। ठीक है, कौन सा सवाल है ये है खा। ठीक है, 7 में का खा, ध्यान से समझिए। a बराबर आपको ये दे ही रखा है। ठीक है, जो भी है। अब आपको क्या करना है, इसका a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए, निकल आएगा। अभी तो निकाला था, तो पहले क्या करो, पहले ये निकाल लो। तो इसका कर लो पहले प्रसार, तो यहाँ से सारणिक a आ जाएगा जैसे हमने अभी निकाला था, पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसी तरीके से निकालना है। और फिर ऐसे ही a11 a12 a13 से लेके a33 तक निकाल लीजिएगा और सबको कॉलम की फॉर्म में लिख दीजिएगा। वहां से हमें एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा। फिर सीधा फॉर्मूला लगा देना, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a की जगह एडजॉइंट a की वैल्यू और सारणिक a की जगह सारणिक a की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ a। समझ पा रहे हैं ना, आपका इनवर्स आ जाएगा। सेम यही करना था, इससे तो छोटा ही है, कर लेना आप। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये जो दोनों सवाल अथवा में भी जो आया वो दोनों इसी चैप्टर से पूछ लिए गए। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत बात क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, तो ये खंड 7 में 2 प्रश्न थे, 2 में से कोई एक करना था लेकिन हमने दोनों कराए। समझ में आ रहा है, दूसरा भी आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां भी इसमें भी 8 नंबर के सवाल हैं बच्चों। ठीक है, इसमें कहा निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 8वें में भी बच्चों 2 सवाल हैं, एक करना है। तो 8वें का क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं पहले। 8वें का 8th का प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया है, सिद्ध करना है हमें कि वक्र सिद्ध करो। हमें वक्र दे रखे हैं, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वक्र नंबर 1। दूसरा वक्र है एवं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वक्र नंबर 2। तथा रेखा x बराबर 0, समीकरण नंबर 3 डाल दो इसे, और x बराबर 4, x बराबर 4 डाल दो, y बराबर 0 5 डाल दो, y बराबर 4 6 डाल दो। से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखिए भाई समझ लीजिए आप, 2 तो वक्र हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इन दोनों से x बराबर 0 और x बराबर 4 से, y बराबर 0 और y बराबर 4 से घिरकर एक वर्ग बनेगा। उस वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में ये विभाजित करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला है।
एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पे परवलय बनेगी, ये परवलय का समीकरण मैंने आपको बताया भी था। तो डायग्राम बेहद जरूरी है, बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बनाएंगे, ठीक है, अच्छा सा बड़ा सा। देखिए भाई सबसे पहले ये जो परवलय कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ये परवलय है, इसका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरी वाली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की साइड बनेगी कुछ ऐसे करके, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि यहीं पर, और x इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 लगा यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये ऐसे करके, ये आपका x बराबर 4 और y बराबर 0 मतलब यहीं पर, और y बराबर 4 मतलब ऊपर कहीं होगा, यहाँ पे 4, y बराबर 4। तो इनसे मिलकर एक वर्ग बनाया, तो देखो वर्ग बन तो गया, ये वर्ग बन गया, ये क्या है, ये वर्ग ही तो बन गया एक, और इस वर्ग को ये 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ये हमें बताना है। 3 भाग कौन से, देखिए एक तो भाग आपका हो गया ये वाला बच्चों, एक तो ये देखो बीच, चलो इसे ही मान लो, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट भाग, ये हो गया आपका सेकंड भाग, और ये हो गया आपका थर्ड भाग। इन तीनों भागों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक तो ये बीच में जो है इसका, और ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो इनको नाम दे दो कुछ। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी E और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी F की, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमें इन तीनों भागों का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों भागों के क्षेत्रफल आपस में बराबर भी लेकर आने हैं, ठीक है। और ये एक वर्ग है, तो पहले यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पहले चित्रानुसार हम निकालेंगे यहाँ पे वर्ग। पहले वर्ग की भुजा क्या होगी, देखो वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 4, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, 4 भुजाएं क्या होगी बराबर, तो वर्ग की भुजा क्या होगी 4। तो वर्ग ABCD की भुजा बराबर 4 वर्ग इकाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो 4 का वर्ग यानी 16 वर्ग, सॉरी यहाँ वर्ग नहीं आएगा, भुजा की लंबाई है, सिर्फ इकाई आएगा, वर्ग इकाई यहाँ आएगा, ठीक है भाई। भुजा की लंबाई सिर्फ इकाई मात्रक होता है, उसकी 1 घात वाला, और क्षेत्रफल में 2 आती हैं, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 16, और ये 16 को हमें 3 बराबर भागों में विभाजित करना है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीनों भागों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों पहले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इस क्षेत्रफल में कौन इन्वॉल्व है, इस क्षेत्रफल में ये वाली परवलय इन्वॉल्व है, देखो है या नहीं है, ये वाली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये, और लिमिट क्या होगी, यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक, क्योंकि ऊपर की साइड है और इस परवलय के ऊपर का हिस्सा है, तो लिमिट y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट भाग, या हम ये लिख सकते हैं एरिया ABCE बराबर इंटीग्रेशन लिमिट y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4, 0 से लेके 4, और यहाँ पर हम मान निकालेंगे बच्चों किसका, यहाँ पर हम मान निकालेंगे x का, और dy की फॉर्म, y की फॉर्म में अवकलन होगा, कहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, समझ में आ रहा है, क्योंकि लिमिट हमारी y की फॉर्म में है, लिमिट हमारी x y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक है, तो y की फॉर्म में लिमिट है, तो हमें यहाँ से y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका मतलब x का मान चाहिए y की फॉर्म में। और किस परवलय से, ये एरिया किस परवलय के अंदर आ रहा है, इस वाली परवलय, तो यहाँ से निकालेंगे हम x का मान y की फॉर्म में। तो देखो x का मान y की फॉर्म में 4 को नीचे भेज दो, y स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से 4 y स्क्वायर बट्टे 4, तो 1/4 तो आ गया बाहर, 0 से 4, इसका कर दो अवकलन, y की पावर 2 का अवकलन, y की पावर 3/3, सॉरी
डी एक्स यहाँ पे हमने लगाई नहीं, डी वाई ए डी वाई, ठीक है। अब करिए तो 0 से 4 तो है लिमिट, और y के सापेक्ष अवकलन करना है तो 1/4 को तो ले लो बाहर, y की पावर 2 का y की पावर 3/3, और लिमिट y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक। अब ये 3 4 जा 1/12, अपर लिमिट लगाओ भैया, y की जगह 4, तो 4 की घात 3 और y की जगह 0 लोअर लिमिट 0 की घात 3। सॉल्व करेंगे तो 1/12 और 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64, 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, नहीं 4 6 24, 2 बचे ना, तो 16/3 आ गया वर्ग इकाई, पहले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर ना। y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक लिमिट थी, तो y की फॉर्म में थी, इसलिए y का मान y के सापेक्ष अवकलन होगा, तो x का मान निकालेंगे y की फॉर्म में। और कौन सी परवलय इन्वॉल्व है इसमें, ये वाली, यानी यहाँ से निकालेंगे। अब सेकंड भाग का निकालते हैं ऐसे ही। तो फर्स्ट भाग का आ गया 16/3, अब इसे हटा दें, ध्यान रखिएगा पहले भाग का 16/3 आ रहा है, ठीक है, जगह थोड़ा कम है इसलिए हम लोग हटा देते हैं। और दूसरे भाग का निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे सेकंड भाग, यानी ये भी ले सकते हैं एरिया AECFA, एरिया AECFA का क्षेत्रफल बराबर, कैसे देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए ये पूरा एरिया हमें निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 4 तक ये पूरे ये वाली परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 4 तक इस वाली परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो ये बीच में आएगा, ठीक है भाई, तभी तो आएगा ये। अब देखिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया, क्या करेंगे एरिया ये वाला पूरा यानी कि ACDA माइनस एरिया कौन से वाला भाई, ये वाला पूरा एरिया आ गया, और इसमें से फिर घटाना है कौन सा वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। यानी कि एरिया ABCFA, या फिर थोड़ा सा नाम और क्लियर रख दो, AFCDA कर दो इसको, AFCDA। क्यों, समझ में आ रहा है ना। हम देखिए क्या कर रहे हैं, पहले हम इस वाले एरिया में से घटाएंगे इस वाले एरिया को, समझे क्यों, कि देखिए एक जब हमने ये वाला निकाला तो इसमें एक बार ये आ गया, ये वाला निकाला तो इसमें एक बार ये आ गया, तो घट जाएगा, ये 2 बार आ गया तो एक बार बचेगा, तो यही तो चाहिए हमें, ठीक है। तो इन दोनों परवलयों का अंतर होगा ये वाला क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर एरिया ये तो हमने लिख दिया, में से घटाएंगे कौन सा, ये वाला एरिया, नाम क्या है इसका, AFCBA। देखिए लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 4 तक, और इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये वाली परवल है यहाँ से, तो यहाँ से y का मान किस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, और माइनस इसमें भी 0 से लेके 4 तक होगी, लेकिन इसमें कौन सी परवल इन्वॉल्व है, इस वाले में ये वाली परवल इन्वॉल्व है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y dx कहाँ से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो y स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा, यानी कि 0 से लेके 4 y स्क्वायर बट्टे 4 dx, और माइनस 0 से लेके 4 यहाँ से निकालो भाई आप किसका मान, तुम y का मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप y का मान निकालेंगे, हमने कहाँ से निकाला पहले, यहाँ से y का मान निकाला, तो ये गड़बड़ आ रहा है, y का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा, गलत आ रहा है ना यहाँ से। देखिए यहाँ से y का मान चाहिए हमें, y का मान आएगा यहाँ से रूट में 4x, यानी 2√x आ जाएगा, 2√x का मतलब यहाँ से भाई y का मान निकालो ना, y बराबर √4x, तो 2x की पावर 1/2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2, और जब आप इससे निकालेंगे x का मान, यहाँ से y का मान,
तो एक्स स्क्वायर बटे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालेंगे आप y का मान, तो एक्स स्क्वायर बटे 4, और यहाँ से निकालेंगे y का मान तो 2√x या 2x की पावर 1/2। अब इसका समाकलन कर दीजिए, अब आप इधर ले लेते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे तो x की पावर 1/2 का समाकलन x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से लेके 4 तक, माइनस यहाँ पे 1/4 बाहर, x की पावर 4 का समाकलन x की पावर 3/3 0 से लेके 4 तक। अब देखो ये 3/2 है तो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, यानी 2 2 जब 4/3 हो जाएगा, 4/3। और अपर लिमिट लगाओ 4 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2 लोअर लिमिट, फिर माइनस 1/4 दिया 12 तो बाहर आ जाएगा, और अपर लिमिट 4 की घात 3 माइनस 0 की घात 3। सॉल्व करेंगे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ सॉल्व कर लें, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4/3 तो आपका ये है, और ये तो 0 हो गया, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं 4 को, 2 की घात 2, और ऊपर से पावर कितनी है 3/2 माइनस यहाँ 1/12 तो आपका चल रहा है। यहाँ पर देखिए 4 की घात 3 64 हो गया, 64। सॉल्व करें भाई, देखिए इससे ये कट गया, तो 4/3 गुणा 2 की घात 3, 2 3 4 दूनी 8, माइनस यहाँ पे 4 दिया 12, और 4 से काटेंगे से 4 एकम 4, 4 6 24। तो यहाँ पर सॉल्व होकर आ गया 16/3, तो ये हो गया 8 चौक 32, 32/3 और माइनस 16/3। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 एलसीएम, 32 में 16 गया, 16/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये किसका भाग का आ गया, सेकंड भाग का। फिर समझ लीजिए, हमने इस वाले में से घटा दिया इस वाले को, तो ये 2 बार इन्वॉल्व हो गया ना, तो ये एक बार हुआ और ये एक बार हुआ, तो ये तो आपस में घट गए। ये 2 बार हुआ तो एक बार घट गया, एक बार बचा, यानी इन दोनों परवलयों का अंतर हो गया बीच का क्षेत्रफल। ये भी 16/3 आ रहा है, तो सेकंड भाग का भी 16/3 और पहले भाग का भी माइनस 16/3 ये निकाला था। ठीक है, अब तीसरे भाग कौन निकाल ले रहे हैं बस, तो इसको हटा दें आप। चीज़ों को समझा करो, किससे एरिया घिरा हुआ है, कौन सी परवलय आएगी, किससे y का मान निकलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो तीसरे भाग का निकालेंगे हम यहाँ पे, तो थर्ड भाग यानी कि कौन सा, एरिया AFCDA, एरिया AFCDA का क्षेत्रफल। कैसे, देखो इसमें x = 0 से लेकर x = 4 तक की तो लिमिट है, परवलय कौन सी आ रही है, ये वाली तो इन्वॉल्व है इसमें, ये वाली परवलय, यानी x² = 4y। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ से y का मान कहाँ से, x² = 4y से। तो भाई यहाँ से लगा लो y का मान, x² 4 हो जाएगा, 0 से 4 x² 4 dx, 1/4 बाहर, x की पावर 4 का, x की पावर 2 का समाकलन x की पावर 3/3 और लिमिट 0 से लेके 4, तो 4 दिया 12, x की पावर 3 और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0 लगाओ, अपर लिमिट लगाएंगे 4, तो x की जगह 4 की घात 3 और माइनस 0 की घात 3, तो 1/12, 4 की घात 3 64 और माइनस तो 0 हो गया, तो 4 दिया 12 और 4 से काटेंगे 24, नहीं 4 एकम 4, 4 6 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है, तो 16/3 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे तीनों भाग निकाले, फर्स्ट भाग का भी 16/3 आ रहा था, सेकंड भाग का भी 16/3 आ रहा था, और थर्ड भाग का भी 16/3 आ रहा था, और तीनों को आप जोड़ भी सकते हैं, पहले का भी 16/3, दूसरे का भी 16/3 और तीसरे का भी 16/3, तीनों का ही तो आ रहा है भाई, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये सबको हमने जोड़ दिया जो है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इनको आप जोड़ भी सकते हैं, 16 16 32, 16 48 बटे 3, 3 से आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, तो 16 वर्ग इकाई। भाई हमने पहले भाग का निकाल लिया जो भी आया, दूसरे का निकाला जो भी है, तीसरे तीनों, और तीनों को अगर हम तीनों भागों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो तीनों भाग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के बराबर तो होना चाहिए,
क्योंकि वर्ग को 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, तो इन तीनों का जोड़ के वर्ग की बराबर आना चाहिए। तो तीनों को जोड़ के वर्ग का आ रहा है 16 वर्ग इकाई, और हमने शुरुआत में निकाला था वर्ग का क्षेत्रफल, वो भी तो 16 वर्ग इकाई आ रहा था ये रहा। तो देखो तीनों भागों का जोड़ा तब भी 16 आ रहा है, क्योंकि तीनों भागों से मिलकर तो वर्ग बना है, तो तीनों का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर आना चाहिए, तो जोड़ के आ गया 16, यहाँ भी 16। ठीक है, तो तीनों भागों का बराबर क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। बस आपको यही ध्यान देना है कि किस चीज़ किससे घिरी है, लिमिट हमें कौन सी लेनी है, वो डायग्राम आप बनाएंगे आपको क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बच्चों आज हमने 3 समाप्त कराए। ठीक है बच्चों।